सोमालिया, जलते हुए सूरज की धरती, सूखी जमीन और मुश्किल से लटे लोग। सालों सालों से सोमालिया सिविल वॉर से तबाह हो रहा है। सार कर बिखर गई है। बस चाओस है, लॉ नहीं है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं जो होप और प्रॉस्पेरिटी लाती है, बल्कि वो जो मजबूरी का फायदा उठाती है। यहां से सोमाली पिरसी शुरू हुई। 1990s में सोमाली गवर्नमेंट के कोलैप्स होने से कंट्री की फिशिंग इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ा। कोस्ट गार्ड नहीं थी समुद्र की रक्षा करने के लिए, तो फॉरेन फिशिंग वेसल्स सोमालिया के फिश से भरे पानी का गलत फायदा उठाने लगे। ये इलीगल ट्रॉलर्स डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज करते थे, फिश खत्म करते थे और सोमाली फिशरमैन की रोजी रोटी छीन लेते थे। गरीबी और भूख से परेशान कुछ सोमाली फिशरमैन ने अपने पानी की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। उन्होंने शुरुआत में इलीगल फिशिंग वेसल्स से टैक्स मांगना शुरू किया, लेकिन उनके काम बढ़ते गए। अपनी रिसोर्सेज की रक्षा करना और सीधा पायरेसी करना, इन दोनों के बीच का फर्क मिट गया। शुरुआती सोमाली पायरेट्स के पास कुछ नहीं था, छोटे बोट्स और सिंपल वेपन्स यूज करते थे, लेकिन वो मजबूरी और अपने इलाके की हिफाजत के जज्बे से भरे हुए थे। फॉरेन वेसल से पैसे ऐसे वसूलने की उनकी सफलता की खबर जल्दी फैल गई। जो सरवाइव करने की कोशिश से शुरू हुआ था, वो एक बड़ा क्रिमिनल बिजनेस बन गया। जैसे जैसे पिरसी ऑर्गेनाइज्ड होती गई, वैसे वैसे उसके तरीके भी बढ़ते गए। पायरेट्स ने तेज बोट्स, एडवांस्ड वेपन्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। वो समुद्र में डोर तक जाने लगे, बड़े वेसल्स को टारगेट करने लगे और ज्यादा रैंसम मांगने लगे। पैसा आने लगा, सोमालिया के यंग मैन इस तरफ अट्रैक्ट होने लगे और लॉलेसनेस बढ़ती गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पहले रिएक्ट करने में स्लो थी, अब नोटिस करने लगी। गल्फ ऑफ एडन, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन अब पायरेट्स से भरा हुआ था। बिजनेस करना एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि शिपिंग कंपनीज को हेफ्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करनी पेड और प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करनी पेड। एमवी मैर्स्क अलाबामा एक नॉर्मल कंटेनर शिप थी जो इंडियन ओशन के बिजी शिपिंग लेन्स में चलती थी। वर्मोंट के एक्सपीरियंस्ड मैरिनर कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के कमांड में शिप और उसके 20 अमेरिकन क्रू मेंबर्स केनिया और उगांडा के लिए 17,000 टन से ज्यादा फूड एड ले जा रहे थे। उन्हें समुद्र में छिपे खतरे का अंदाजा नहीं था। वो सीधे पायरेट टेरिटरी में चले गए। अप्रैल 8, 2009 की सुबह मैर्स्क अलाबामा सोमाली कोस्ट से करीब 240 नॉटिकल माइल्स दूर थी। सूरज ऊपर था, समुद्र शांत था। यह एक नॉर्मल दिन था जब तक कि कुछ अलग नहीं हुआ। रेडर पे 4 छोटे ब्लिप्स दिखने लगे जो तेजी से नजदीक आ रहे थे। पायरेट्स शिकार कर रहे थे। कैप्टन फिलिप्स ने तुरंत अलार्म बजाया। क्रू एंटी पायरेसी प्रोसीजर्स में ट्रेन थी, एक्शन में ना गए। उन्होंने शिप को लॉकडाउन कर दिया, फायर होजेस चला दिए और इंजन रूम में बेन एक सुरक्षित जगह में छिप गए जिसको सिताडल कहते हैं। समुद्र में एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन का स्टेज सेट हो गया था। AK-47S और RPG से लाडे पायरेट्स मैर्स्क अलाबामा पे चढ़ गए। उनका लीडर अब्दुवाली म्यूस, एक पतला यंग मैन जो खतरनाक मुस्कान के साथ था, पैसे और क्रू के सरेंडर की डिमांड कर रहा था। कैप्टन फिलिप्स सोमाली जमीन पे होस्टेज बनने का खतरा जानते हुए टाइम वेस्ट करने लगा। उसने म्यूस से नेगोशिएट किया, पैसे और सप्लाईज ऑफर किए और चुपके से अपने क्रू को शिप को डिसेबल करने का ऑर्डर दिया। क्रू की रेजिस्टेंस और डिसेबल्ड शिप से फ्रस्ट्रेटेड पायरेट्स गस्से में आ गए। म्यूज यह समझ गया कि यूज उल्लू बनाया गया है और उसने कैप्टन फिलिप्स को होस्टेज बना लिया। एक लाइफ बोट में मजबूर कैप्टन फिलिप्स इंटरनेशनल इंट्रीग के एक खेल में एक बार्गेनिंग चिप बन गया। हाईजैकिंग की खबर से दुनिया भर में हला मचा। दुनिया देख रही थी कि ड्रामा कैसे अनफोल्ड हो रहा है। यूएस नेवी सिचुएशन से अलर्ट होकर वॉरशिप्स भेज दी। एक टेंस स्टैंड ऑफ शुरू हो गया जिसमें कैप्टन फिलिप्स की जान और पायरेट्स का फ्यूचर लटका हुआ था। सेक्शन 5 कैप्टन फिलिप्स खतरे में हिम्मत। तंग और गर्मी से भारी लाइफ बोट में कैप्टिव कैप्टन फिलिप्स अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा था। म्यूस जो अनप्रेडिक्टेबल था, वायलेंस की धमकी दे रहा था। फिलिप्स अपने सालों के एक्सपीरियंस से काल्म रहा। वो जानता था कि उसका बचना उसकी अकल और कैप्टर्स को समझाने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिलिप्स ने म्यूस से बातचीत की। सोमालिया में उसकी लाइफ
उसके मोटिवेशंस और उसके ड्रीम्स के बारे में जाना। उसने म्यूज की ह्यूमैनिटी को अपील किया, यू से याद दिलाया कि वो दोनों फेथर्स हैं, दोनों के फैमिलीज घर पे वेट कर रहे हैं। ऐसे खतरे में फिलिप्स की हिम्मत और दया साफ दिख रही थी। इस बीच यूएस नेवी ने पायरेट्स से कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया था। निगोशिएटर्स फिलिप्स की रिलीज के लिए लगातार काम कर रहे थे। सिचुएशन टेंशन से भरी थी। पायरेट्स, जो मजबूर और अपनी औकत से बाहर थे, $2 मिलियन रैंसम और सोमालिया वापस जाने का सेफ पैसेज मांग रहे थे। नेवी फिलिप्स को रेस्क्यू करने और पायरेट्स को सजा दिलाने के लिए डिटरमिन्ड थी। एक दरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। सेक्शन 6, तनावपूर्ण गतिरोध, निगोशिएशन और निराशा। दिन रात में बदलते गए और स्टैंड ऑफ चलता रहा। लहरों से हिलती लाइफ बोट एक तैरती हुई जेल बन गई। मजबूर होट पायरेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी P-3 ओरियन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट पे गोलियां चला दी। सिचुएशन एक पाउडर केक थी। एक गलत मूव से डिजास्टर हो सकता था। USS बेनब्रिज, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कमांडर फ्रैंक कैस्टेलानो निगोशिएशंस लीड कर रहे थे। उनकी टीम साइकोलॉजी, डिसेप्शन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का यूज करके पायरेट्स से रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। वो सोमाली म्यूजिक की रिकॉर्डिंग्स बजाते और पायरेट्स को खाना पानी देते और साथ में इंटेलिजेंस गैदर करते और टाइम बाय करते। जैसे जैसे नेगोशिएशंस लंबी होती गई, कैप्टन फिलिप्स की हेल्थ खराब होती गई। वो डिहाइड्रेशन, एक्सहॉस्शन और कैप्टिविटी के साइकोलॉजिकल स्ट्रेन से सफर कर रहा था। उसके कैप्टर्स उसके हर मूव पे शक करते, यूज बंधा और आंखों पे पट्टी बंधे रखे। दुनिया ने अपनी सांस रोकी, एक मिरेकल के लिए दुआ की। सेक्शन 7, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, नेवी सील्स की रेस्क्यू। पायरेट्स के एराटिक होट जाने और कैप्टन फिलिप्स की जान खतरे में होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने का ऑर्डर दिया गया। 3 हाईली ट्रेन्ड नेवी सील स्नाइपर्स एलीट डीप ग्रू यूनिट से USS बेनब्रिज के फैंटेल की पोजीशन ले ली। उनका टारगेट 3 पायरेट्स जो कैप्टन फिलिप्स को लाइफ बोट में हॉस्टेज बनाए हुए थे। अप्रैल 12, 2009 की शाम जैसे ही इंडियन ओशन पे अंधेरा छाया, सील्स को ग्रीन लाइट मिल गया। नर्व्स ऑफ स्टील और परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ अनहोन 3 सिमल्टेनियस शॉट्स फायर किए। पायरेट्स जो बेखबर थे तुरंत मार गए। कैप्टन फिलिप्स जो अनहार्म था लेकिन शेकन था, रेस्क्यू किया गया और USS बेनब्रिज पे लाया गया। दुनिया खुशी से झूम उठी। ये डेयरिंग रेस्क्यू यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स की स्किल और हिम्मत का सबूत था। एक बड़ी विक्ट्री मानी गई। कैप्टन फिलिप्स जिनको हीरो माना गया, हीरोज वेलकम के साथ घर वापस आए। लेकिन सोमाली पिरसी की कहानी खत्म नहीं हुई थी। सेक्शन 8, द आफ्टरमैथ, जस्टिस और हिम्मत की लेगेसी। कैप्टन फिलिप्स का सक्सेसफुल रेस्क्यू सोमाली पायरेसी के खिलाफ फाइट में एक टर्निंग पॉइंट था। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस इंसिडेंट से प्रेरित होकर सोमालिया के कोस्ट पे पायरेसी से लड़ने के लिए अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए। नेवल पेट्रोल्स बढ़ा दिए गए, एंटी पायरेसी लॉज स्ट्रॉन्ग किए गए और सोमालिया में पायरेसी के रूट कॉजेस को एड्रेस करने की कोशिश की गई। अब्दुवाली न्यूज अकेला बचा हुआ पीरटे पाकदा गया और ट्रायल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स लाया गया। यूज पीरसी का दोषी पाया गया और 33 साल की जेल की सजा दी गई। यह ट्रायल एक लैंडमार्क केस था जिसने क्लियर मैसेज दिया कि पायरेसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैप्टन फिलिप्स जो अपने ऑडियल से हमेशा के लिए बदल गए थे, हिम्मत और रेजिलियंस का सिंबल बन गए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक बुक लिखी, अ कैप्टन्स ड्यूटी, जिसको बाद में टॉम हैंक्स स्टारर एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में अडैप्ट किया गया। फिलिप्स ने अपने प्लेटफॉर्म का यूज पायरेसी के खतरों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और वर्ल्ड वाइड सीफेयरर्स की सेफ्टी के लिए एडवोकेट करने के लिए किया। सेक्शन 9, मॉडर्न डे पायरेसी, एक लगातार खतरा। सोमाली पायरेसी 2011 में अपने पीक से काफी कम हो गई है, लेकिन यह ग्लोबल शिपिंग के लिए एक लगातार खतरा बनी हुई है। पायरेसी की रूट कॉजेस गरीबी, अपॉर्चुनिटी की कमी और इंस्टेबिलिटी सोमालिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में आज भी है। पायरेट्स ने अपने टैक्टिक्स बढ़ा लिए हैं। अब वो समुंदर में और दूर जाते हैं और छोटे वेसल्स को टारगेट करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी पायरेसी से लड़ने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से काम कर रही है। नेवल पेट्रोल्स, वेसल्स भी आर्म्ड सिक्योरिटी टीम्स और इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ने समुंदर को सेफ बनाने में मदद की है। लेकिन पायरेसी के खिलाफ फाइट अभी खत्म नहीं हुई है।
जब तक मजबूरी और लॉलेसनेस रहेगी, पिरेसी का खतरा दुनिया के ओशंस पे मंडराता रहेगा।